अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्कस की थी। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर हो गई थी, ठीक है। अब वहाँ से ऑनवर्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इन सारे पार्ट्स के अंदर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, काउंटर करंट एक्सचेंज, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको साथ साथ ये सब चीज़ें बताती जाऊँगी कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर वी आर लिमिटेड टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये उसके सेल्स हैं। और ये आपके पास है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये कौन सी कैपिलरीज आपके पास प्रॉक्सिमल के साथ चल रही है? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज चल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज़, अगर इस फिल्ट्रेट को हम प्रॉक्सिमल से ब्लड के अंदर लेकर आ रहे हैं, अगर ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर बना था, अगर इन सब्सटेंसेस को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या अपने नेफ्रॉन से कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? ब्लड के अंदर लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या कहलाएगा? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और अगर हम ब्लड से कोई चीज़ निकाल के नेफ्रॉन में भेज रहे हैं, अगर हम ब्लड से कोई चीज़ निकाल के नेफ्रॉन में भेज रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। क्या कहलाएगी? ये सिक्रीशन कहलाएगी, ठीक है। अगर नेफ्रॉन से ब्लड में जाएगा सो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर ब्लड से नेफ्रॉन में आएगा सिक्रीशन कहलाएगी। ये दो टर्म याद रखिएगा। कोई चीज़ जो नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर जाएगी, कोई भी चीज़ जो नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर जाएगी दैट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। और कोई चीज़ ब्लड से निकल के नेफ्रॉन में आएगी सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीशन कहलाएगी, ठीक है। ये दोनों बातें मैं मिटा रही हूँ अभी यहाँ पे। आपको सिर्फ बताना था। अच्छा, अब ये जो बोमेंस कैप्सूल में हमारे पास पड़ा हुआ है वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ पे एंटर हो गया? बोमेंस कैप्सूल से ये सब कुछ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर हो गया। कहाँ पे एंटर हो चुका है? ये सब कुछ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हो चुका है ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाली हमारे पास अर्ली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और नीचे वाली हमारे पास लेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और प्रॉक्सिमल के साथ जो ब्लड वेसल रन कर रही है दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या चल रही है यहाँ पे? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज चल रही है। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉक्सिमल के अंदर हम रीएब्जॉर्प्शन को डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें? रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से चीज़ें निकाल के हम ब्लड के अंदर कैसे डालेंगे, इस रीएब्जॉर्प्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सोडियम क्या है? लो है। इन सब के अंदर सोडियम क्या है? इन सेल्स के अंदर सोडियम क्या है? लो है। और यहाँ पे सोडियम क्या है? यहाँ पे सोडियम क्या है? हाई है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्या है? अंदर हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये सोडियम क्या है? हाई है। और सेल्स के अंदर क्या है? लो है। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे है हमारे पास चैनल्स। ये हमारे पास चैनल्स हैं, ठीक है। ये चैनल्स क्या करेंगे? ये चैनल्स जो हैं सोडियम को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इन सेल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। ये चैनल्स सोडियम को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इन सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और सोडियम अपने साथ साथ ग्लूकोज को लेता आएगा। किसको लेता आएगा? ग्लूकोज को लेता आएगा। यानी इन चैनल से सोडियम और ग्लूकोज दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये वाला ट्रांसपोर्टर क्या कहलाएगा? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहलाएगा।
क्लियर है। इसी तरह ये सोडियम अपने साथ अमाइनो एसिड को लेता आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये ट्रांसपोर्टर्स अपने साथ साथ सोडियम और ग्लूकोज दोनों को लेकर आ रहा है। ये ट्रांसपोर्टर अपने साथ सोडियम और अमाइनो एसिड दोनों को लेकर आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बने हुए होते हैं चैनल्स। यहाँ पे क्या बने हुए? चैनल्स। ठीक है, इन चैनल्स के जरिए ये जो हमारे पास ग्लूकोज है ये प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल से कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? ब्लड के अंदर। इन चैनल्स के जरिए अमाइनो एसिड जो है ये प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल से कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब होते जाएंगे। ठीक है, और 100% ग्लूकोज जो है वो प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कि जितना भी ग्लूकोज आपके पास फिल्ट्रेट में है वो सारे का सारा कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? ब्लड के अंदर। किस लेवल पे? प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल के लेवल पे जितना भी ग्लूकोज है वो सारे का सारा ग्लूकोज कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड हैं सब के सब कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है, और ये सब किसकी हेल्प के जरिए रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर्स की वजह से। ठीक है, 100% ग्लूकोज आपके पास ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब होगा, 100% अमाइनो एसिड आपके पास ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। यानी कि अब फिल्ट्रेट के अंदर जब ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल से गुजरेगा तो इस फिल्ट्रेट के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर कोई अमाइनो एसिड नहीं होगा, क्योंकि 100% ग्लूकोज 100% अमाइनो एसिड ये सब के सब कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो चुका है? ब्लड के अंदर। यानी कि हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं आएगा, हमारे यूरिन के अंदर अमाइनो एसिड नहीं आएगा। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का एक लेवल होता है, कितना होता है? 100 मिलीग्राम पर DL, ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, हमारी बॉडी 250 मिलीग्राम पर DL पे अगर हमारा ग्लूकोज हो जाए तब भी ये ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा ग्लूकोज लेवल 350 मिलीग्राम पर DL से ऊपर चला गया, अगर हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल 350 मिलीग्राम पर DL से ऊपर चला गया तो ये सारे ग्लूकोज के चैनल्स फिल हो जाएंगे, सारे ग्लूकोज के चैनल्स क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं कोचिंग में ही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये सारे का सारा, अच्छा अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल 350 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए, अगर हमारा ग्लूकोज लेवल 350 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए या 350 मिलीग्राम पर DL हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर हमारे प्रॉक्सिमल कॉलोइडल ट्यूब्यूल में ग्लूकोज के जितने भी चैनल्स हैं ये सब फिल हो जाएंगे। जितने भी चैनल्स क्या हो जाएंगे? ये सब फिल हो जाएंगे। ये मज़ीद ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगर हमारा जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है ये नॉर्मली 100 मिलीग्राम पर DL होता है, 200 हो जाए कोई मसला नहीं है, 300 हो जाए मसला नहीं है। अगर ये ग्लूकोज का लेवल 300 मिलीग्राम पर DL से या 300 मिलीग्राम पर DL या उससे ज़्यादा होने लगेगा तो ये ग्लूकोज के सारे चैनल सैचुरेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड हो जाएंगे। अब मज़ीद ग्लूकोज ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब ये ग्लूकोज फिल्ट्रेट में ही रहेगा और फिल्ट्रेट में ही रहेगा और कहाँ एक्सक्रीट होगा? यूरिन में एक्सक्रीट होगा। और ये कंडीशन आपको किस पेशेंट में मिलती है? ये कंडीशन आपको डायबिटीज़ के पेशेंट में मिलती है कि जिनका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है तो ये ग्लूकोज के चैनल सारे सैचुरेटेड हो जाते हैं, ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो कहाँ एक्सक्रीट हो रहा होता है? यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा होता है। नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर, सॉरी नॉर्मल लोगों के अंदर 100% ग्लूकोज क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है सोडियम, हमारे पास ये ट्रांसपोर्टर है। ये किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा? सोडियम को और साथ में लैक्टेट को। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है,
इसी तरीके से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस से ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसकी ना थोड़ी ट्रिकी कहानी है थोड़ी सी कि ये बाइकार्बोनेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल है, कोशिश करना समझ आ जाए। हमारे पास ये मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल के सेल्स हैं। इन सेल ने ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मंगवाई है। ब्लड से क्या मंगवाई है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है, ठीक है। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, इसको हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 13 में डिस्कस किया था, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। हमारे पास ये जो प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, ये ब्लड से क्या मंगाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर इससे क्या बनता है? ये रिवर्स रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन। इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड मजीद किसमें टूटता है? प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस। किसमें टूटता है? प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर टूटता है, ठीक है। तो अब होगा क्या? अब बाइकार्बोनेट तो यहीं पे रहेगा, प्रोटॉन इस सेल से निकल के आपके प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन इस सेल से निकल के प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल के अंदर आएगा और बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा। किसके साथ कंबाइन होगा? बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। और ये मिलके क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3। और अब ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगेन सेल में एंटर होगा, ठीक है। ये मिला के वापस से कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड वापस से प्रोटॉन्स और बाइकार्ब बनाएगी। अब ये बाइकार्ब कहाँ एब्जॉर्ब होता जाएगा? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा वापस से। हम यहाँ पे बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। ये हमारे पास ब्लड से जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल का जो सेल है, ठीक है, इस सेल में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर, ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे ये दोनों कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कंबाइन होकर बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। फर्स्ट ईयर चैप्टर 13, ठीक है। कार्बोनिक एसिड टूटेगा प्रोटॉन और बाइकार्ब के अंदर। अब ये प्रोटॉन इस सेल से निकल के इस ट्यूब्यूल में आएगा और बाइकार्ब के साथ बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सेल में एंटर होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटेगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं? ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब तक हमने ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कराया, अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब कराया, लैक्टेट रीएब्जॉर्ब कराया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। साथ साथ थोड़ा सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, साथ साथ थोड़ा सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये सोडियम जो है, ये सोडियम, ठीक है, ये सोडियम चैनल्स के थ्रू कहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है? ब्लड के अंदर। ये जो सोडियम है, सोडियम चैनल्स के थ्रू कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रहा है? ब्लड के अंदर। और 65% सोडियम जो है ये रीएब्जॉर्ब होगा प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल के लेवल पे। जितना भी फिल्ट्रेट में सोडियम है, उस सोडियम का 65% कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा? उस फिल्ट्रेट का 65% आपका रीएब्जॉर्ब हो रहा है प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल में। कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रहा है? प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल में। और ये सोडियम अपने साथ वाटर को खींचता हुआ लाएगा। किसको खींचता हुआ लाएगा? वाटर को खींचता हुआ लाएगा, ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। ये सोडियम अपने साथ वाटर को खींचता हुआ लाएगा ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। और कितना परसेंट वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा? सेम 65% वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल। यानी कि प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेट ट्यूब्यूल के अंदर जितना परसेंट सोडियम रीएब्जॉर्ब हो यानी कि 65%, उतना ही वाटर रीएब्जॉर्ब हो यानी कि 65%। क्लियर है?
65% आपका सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो गया प्रॉक्सिमल पे, 65% आपका वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया प्रॉक्सिमल पे, ठीक है। तो अब इस ट्यूब्यूल के अंदर जो भी फ्लूइड है वो आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? आइसोटोनिक, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर जितना सोडियम है उतना ही वाटर है। प्रॉक्सिमल कॉलिएटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक है, क्योंकि जितना इस फ्लूइड में सोडियम है उतना ही क्या है? वाटर है, ठीक है। यानी कि 65% सोडियम आपका ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गया, 65% वाटर आपका कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया? ब्लड के अंदर। अब इस फ्लूइड में पीछे जितना सोडियम बचेगा उतना ही कितना बचेगा? वाटर। इसीलिए ये फ्लूइड कैसा है? आइसोटोनिक फ्लूइड है, ठीक है। अब बात रह गई है हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है। ये सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है ना, ये इनसे निकल के कहाँ पे आएंगे? ब्लड में आएंगे। जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह है, ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, इन स्पेसेस के जरिए ये सब निकल के कहाँ पे आ रहे हैं? ब्लड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाती है? पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम ये सब कुछ किसके जरिए निकल रहा है? ये हमारे पास सेल्स के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू निकल रहा है क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और पोटेशियम, और ये ट्रांसपोर्ट कहलाती है पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब तक हमने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा है, 65% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया, 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, 100% अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो गया, 55% पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो गया, 60% कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम, क्लोराइड, लैक्टेट, बाइकार्बोनेट ये सब कुछ ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए हैं। 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। अच्छा, अब बारी है हमारे पास लिपिड्स की और यूरिया की। इसकी बारी रह गई लिपिड्स और यूरिया। लिपिड्स और यूरिया, लिपिड्स और यूरिया दोनों जो है ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड और यूरिया दोनों क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो मतलब ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। लिपिड भी हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है और यूरिया भी हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है। तो ये फॉस्फोल जो लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस करके ब्लड में आ सकते हैं हम। यूरिया भी और लिपिड भी दोनों लिपिड सॉल्युबल हैं। ये दोनों इस सेल की लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस करके कहाँ पे आ सकते हैं? ब्लड में आ सकते हैं। 50% यूरिया हमारा रीअब्सॉर्ब हो गया कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। 50% हमारे पास यूरिया कहाँ एब्जॉर्ब हो गया? प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो गया। 65% हमारे पास बाइकार्बोनेट कहाँ एब्जॉर्ब हो गया? प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो गया। हेलो जी, नहीं बंद नहीं है, वो दूसरा वाला थोड़ा सा गली की तरफ आओ तो एक गेट है, वहाँ से अंदर आ जाओ, छोटा सा ग्रिल का गेट है, गली की साइड पे आओ थोड़ा। ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया, 65% सोडियम, 100% अमाइनो एसिड, ठीक है, 55% पोटेशियम, 60% कैल्शियम, 65% बाइकार्बोनेट, 50% यूरिया, लिपिड्स, क्लोराइड्स, ये सब कुछ कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो गए? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो गए। अच्छा, ये तो हमने रीअब्सॉर्प्शन देखी है। अब हमारे पास कभी कभी कोई ड्रग्स, ठीक है, अमोनिया वगैरह, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस या फिर कार्बोनिक एसिड वगैरह, ये सब कुछ ब्लड में रह जाते हैं, सब कुछ थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं? ब्लड के अंदर रह जाते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे इन ड्रग्स को, इन बाइकार्बोनेट आयन, इन अमोनिया वगैरह को ब्लड से निकाल के कहाँ पे भेजा जाता है? ट्यूब्यूल के अंदर भेजा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अगर कोई चीज़ ट्यूब्यूल से ब्लड में डाली जाए, दिस इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। अगर कोई चीज़ ब्लड से ट्यूब्यूल में डाली जाए, दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। और ये सिक्रीशन किस लेवल पर हो रही है? प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या कहलाती है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटी है, अगर हमारे ब्लड के अंदर
हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन आइंस जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के ज़रिए इस फिल्ट्रेट में आते जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर अल्कलोसिस है यानी कि अल्कलाइन पीएच है, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट ब्लड के ज़रिए निकल के कहाँ पे आते जाएंगे, फिल्ट्रेट के अंदर आते जाएंगे, ताकि ब्लड के अंदर एसिडिक और बेसिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। अगर एसिडिक पीएच है तो हाइड्रोजन आयन ब्लड से निकल के कहाँ पर आएगा, फिल्ट्रेट के अंदर आएगा। अगर बेसिक पीएच है, ठीक है, अगर हम ब्लड से बेसिसिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन निकल के ब्लड से निकल के कहाँ पे आएगा, फिल्ट्रेट के अंदर आएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ फिल्ट्रेट से ब्लड में जाए, दिस इज कॉल्ड एज रीएब्सॉर्प्शन। अगर कोई चीज़ ब्लड से निकल के फिल्ट्रेट का पार्ट बने, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर ड्रग्स आती हैं, हाइड्रोजन आइंस आते हैं, बाइकार्बोनेट आते हैं, अमोनिया आती है, यानी कि डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये सब चीज़ें निकल के जो है वो जो चीज़ें फिल्ट्रेशन से बच गई थी और स्टिल ब्लड में है, जैसे कि ड्रग्स, अमोनिया, बाइकार्बोनेट, क्रिएटिनिन वगैरह, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्ड्रेटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे ये चीज़ें ब्लड से निकल के कहाँ पर आएंगी, फिल्ट्रेट में आएंगी। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। So this was all about proximal colligated tubule. Next video में we will discuss about loop of Henle. अल्लाह हाफिज़। कितनी देर की बनी?